डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स फर्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र में हमने शुरू किया था टॉपिक कीन्स का उत्पादन व रोजगार का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि किस तरह से कीन्स बताते हैं कि रोजगार और उत्पादन जो है निर्भर करते हैं प्रभावपूर्ण मांग पर, और प्रभावपूर्ण मांग वह बिंदु है जहाँ समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। अब हम इसको तालिका के माध्यम से समझते हैं। यह हमने तालिका बनाई है जिसमें प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार संतुलन निर्धारण को बताया गया है। यहाँ समस्त पूर्ति अनुसूची है जिसमें 2 कॉलम है, एक रोजगार स्तर जो लाखों में दिया हुआ है और दूसरा समस्त पूर्ति कीमत जो करोड़ रुपयों में दी गई है। दूसरा पोर्शन है समस्त मांग अनुसूची, जिसके अंतर्गत हमने 3 कॉलम बनाए हैं। रोजगार स्तर जो लाखों में है, समस्त मांग को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक प्रारंभिक मांग और उसके बाद जब मांग को बढ़ाने के प्रयास किया जाता है तो जो नई मांग आती है वह, और उसके बाद हमने लास्ट कॉलम लिया है विशेष विवरण का। यहाँ पर हम तालिका में देख रहे हैं कि जब रोजगार का स्तर 10 लाख है तो समस्त पूर्ति कीमत 200 करोड़ रुपया है, और प्रारंभिक में हम देखते हैं कि समस्त मांग कीमत 210 है। जब रोजगार का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि मांग ज़्यादा है, अतः लोगों को अधिक रोजगार दिया जाता है, और जब यह रोजगार का स्तर 20 लाख पे आ जाता है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समस्त पूर्ति कीमत 230 करोड़ रुपए है और समस्त मांग कीमत भी 230 करोड़ रुपए पर आ जाती है। तो यह पूर्ण रोजगार का पहला संतुलन बिंदु है। इसके बाद भी अगर रोजगार को बढ़ाया जाता है, सपोज 25 लाख कर दिया जाता है, तो समस्त पूर्ति कीमत 250 करोड़ रुपए, जबकि समस्त मांग कीमत 240 ही रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संतुलन नहीं होगा, उद्यमियों को घाटा होने लगेगा क्योंकि उनकी तरफ से कोई मांग नहीं है। तो अगर यहाँ पर मांग बढ़ाने के प्रयास किया जाता है तो हमें नई मांग सूची मिलती है जिसमें हम देख रहे हैं कि मांग यहाँ पर 250 हो जाती है। तो जब 25 लाख पर समस्त पूर्ति कीमत 250 और नई मांग जो बढ़ी हुई 250 करोड़ रुपया है, तो यहाँ पर भी पूर्ण रोजगार का दूसरा संतुलन बिंदु स्थापित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर समस्त मांग कीमत और समस्त पूर्ति कीमत दोनों बराबर होती है, वही रोजगार का निर्धारण हो जाता है। अब इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह हमने रेखा चित्र लिया है जिसमें हमने OX अक्ष पर रोजगार स्तर और आय स्तर को लिया है, और OY अक्ष पर हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यूज को लिया है, लागतों और प्राप्तियों को लिया है। AD समस्त मांग वक्र है और AS समस्त पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर अर्थव्यवस्था में ON के बराबर रोजगार का निर्धारण होता है। लेकिन यह रोजगार का जो निर्धारण है उसको हम पूर्ण रोजगार संतुलन नहीं कह सकते, क्योंकि जो है यहाँ पर अभी भी कुछ लोग जो है रोजगार में लगे हुए नहीं हैं। अगर उन लोगों को हमें रोजगार पर लगाना है और पूर्ण रोजगार का हमें संतुलन प्राप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें मांग को बढ़ाना होगा, और जब मांग बढ़ाई जाती है तो मांग बढ़ने से समस्त मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होकर ADF का रूप ले लेता है, जहां हम देखते हैं कि नया संतुलन बिंदु EF हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि EF बिंदु के बाद AS जो कर्व है वो बिल्कुल सीधा वर्टिकल हो जाता है, जो इस बात को बताता है कि यहाँ पर सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में कीन्स के अनुसार मांग को बढ़ाकर हम अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ा सकते हैं। अब कीन्स का इस सिद्धांत की व्याख्या को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कीन्स कहते हैं कि आय, उत्पादन और रोजगार, ये तीनों चीज़ों जो है वो निर्भर है 2 बातों पर, एक समस्त मांग फलन पर और एक समस्त पूर्ति फलन पर। यानी कि तीनों चीज़ें निर्भर है प्रभावपूर्ण मांग पर।
और प्रभावपूर्ण मांग जो है वो दो बातों पर निर्भर है, एक समस्त फलन और दूसरा समस्त पूर्ति फलन। अब समस्त मांग फलन जो है वह, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कहते हैं, वो निर्भर है तीन बातों पर: उपभोग, विनियोग और सरकारी व्यय, जिसको उपभोग को हम C, विनियोग को हम I और सरकारी व्यय को हम G के रूप में डिनोट करते हैं। उपभोग फिर दो बातों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की आय का आकार कितना है, यानी वाय कितना है, और उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो दो तरह की होती है, जिसको हम औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि APC कहते हैं, और दूसरा हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसको हम MPC कहते हैं। APC का मतलब है उपभोग अपॉन आय यानी कि C अपॉन Y, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताती है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, यानी कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। कीन्स कहते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों ही अल्पकाल में प्रायः स्थिर रहता है। अब दूसरी बात पर आते हैं, हम दूसरे तत्व पे आते हैं, और वह है विनियोग। विनियोग जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कीन्स कहते हैं कि ये दो बातों पर निर्भर करता है, एक ब्याज दर पर और एक पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर। ब्याज दर के बारे में कीन्स कहते हैं, इसको आगे हम जो है इंटरेस्ट वाले थियरी में भी पढ़ेंगे, कि कीन्स कहते हैं कि ब्याज दर निर्भर करती है दो बातों पर, एक तो द्रव्य की तरलता पसंदगी कैसी है, यानी कि द्रव्य की मांग कैसी है, द्रव्य मीन्स मुद्रा को जो है किन उद्देश्यों के कारण मांगा जाता है, उसको वो तरलता पसंदगी का नाम देते हैं। और ये तरलता पसंदगी या मुद्रा की मांग तीन बातों पर निर्भर करती है, तीन उद्देश्यों पर निर्भर करती है, जिसमें है सबसे पहला लेन देन उद्देश्य यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए व्यक्ति अपने पास जो है मुद्रा जो है नकद रखते हैं। दूसरा सतर्कता उद्देश्य, यानी बीमारी, बेकारी, दुर्घटना आदि के लिए जो व्यक्ति अपने पास नकद रखता है। और तीसरा सट्टा उद्देश्य, जो सटोरी होते हैं वो सट्टा लगाते हैं और उसके लिए भी वे मुद्रा अपने पास कुछ नकद रखना चाहते हैं। तो इन तीनों उद्देश्यों से मुद्रा की मांग की जाती है। कीन्स कहते हैं कि ये तीनों जो उद्देश्य है वो मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभावित होते हैं और प्रायः अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। अब ब्याज दर को दूसरा जो तत्व प्रभावित करता है वह है मुद्रा की मात्रा। और मुद्रा की मात्रा के संबंध में वो कहता है कि दो तरह की मुद्रा है, एक वैधानिक यानी वास्तविक मुद्रा जिसको वह M1 के रूप में कहते हैं, और दूसरा साख मुद्रा जिसको वह M2 कहते हैं। और ये दोनों ही M1 और M2 दोनों सरकार की मौद्रिक नीति पर निर्भर करती है कि इसकी कितनी क्वांटिटी अर्थव्यवस्था में होगी, कितनी जो है मात्रा में यह अर्थव्यवस्था में जो है चलन में होंगे। फिर विनियोग को दूसरा जो प्रभावित करने वाला तत्व है वह है MEC यानी कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता दो बातों पर निर्भर करती है। एक पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय कितना है, पूंजी पर कितना खर्च किया जाता है, ठीक है, एक तरह से हम इसको ब्याज दर के रूप में ले सकते हैं। और दूसरा है पूंजी पर प्रत्याशित लाभ कितना है, यानी कि पूंजी पर हम खर्च कितना कर रहे हैं और पूंजी से हमें लाभ प्राप्ति की कितनी आशा है। इन दो तत्वों पर जो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता निर्भर करती है। अगर पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय की तुलना में पूंजी पर प्रत्याशित लाभ अधिक है तो स्वाभाविक है कि उसकी सीमांत उत्पादकता अधिक है। और कीन्स कहते हैं कि ये दोनों तत्व भी मंदी काल में प्रायः स्थिर रहते हैं। तो इस तरह से जो कीन्स है उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मंदी काल तथा अल्पकाल में रोजगार वृद्धि तथा बेरोजगारी के निराकरण के लिए निवेशों में वृद्धि करनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की बात कही और कहा कि ब्याज दरों में इससे कमी होगी और ब्याज दरों में कमी से जो है विनियोग बढ़ जाएंगे, विनियोग बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग बढ़ जाएगी और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने से आय और रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि आय और रोजगार में वृद्धि से स्वतः ही उपभोग व्यय और निवेश व्ययों को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कीन्स ने रोजगार में वृद्धि के लिए उपभोग व्यय, विनियोग व्यय दोनों में वृद्धि की बात कही है। उन्होंने बताया कि निजी उपभोग और विनियोग की प्रवृत्ति पर कई मनोवैज्ञानिक और आर्थिक घटकों का प्रभाव पड़ता है, अतः केवल ब्याज दरों में कमी से
विनियोगों में वृद्धि नहीं होगी, यानी कि सिर्फ ब्याज दर ही विनियोग को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को आगे आना चाहिए। कि पहले अर्थशास्त्री थे जो ये कह रहे थे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के विपरीत, उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में आगे आना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है और यातायात, संचार, सिंचाई परियोजनाओं और निर्माण कार्यों पर सरकार को जी खोलकर व्यय करना चाहिए। जब सरकार ऐसा करेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों को इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो लोगों की डिमांड जो है वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड लोगों के द्वारा की जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, जो अंततः फिर से विनियोगों में वृद्धि और लोगों को रोजगार प्रदान करके बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार कीन्स ने कहा कि राज्य को केवल मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और विस्तार के लिए अपनी सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर, मुक्त व्यापार की नीति की आलोचना की और राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप को महत्व दिया। अतः कीन्स सच्चे मायने में हम कहें तो एक तरह से वो एक साम्यवादी न होकर नियंत्रित पूंजीवाद के समर्थक थे। तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत जो है मैं समझती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।